अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बात बोली गई कि स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अ लिटिल लेस टाइम ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, यही सारी चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमने खुद के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर इम्प्रेस करने वाले हैं, और अगर इन केस इम्प्रेस नहीं कर पाए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब हम खुद ही अपने अंदर जो नेगेटिविटी है वो क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद के ही अंदर एक उम्मीद जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी एक खोखली उम्मीद क्रिएट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम खुद ही खुद को नाराज़ करने के लिए एक जो चीज़ है उसे पैदा कर रहे हैं। जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हमें खुद को इम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है। जब हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि हार जीत से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने वो चीज़ की, उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने वो चीज़ की है। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होना ज़रूरी होता है, नहीं तो सामने वाला इंसान जज करेगा, सामने वाला इंसान हमको फेलियर बोलेगा। हम हमारी नज़रों में कैसे ये सब सह सकते हैं, है ना? इसलिए हम यहाँ पर सैड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि जब हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तब हम खुद को ये लिबर्टी दे रहे हैं, सामने वाले को ये लिबर्टी दे रहे हैं कि तुम मुझे सैड कर सकते हो। लेकिन जब हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसी और को लिबर्टी नहीं दे रहे हैं कि भैया तुम मुझे सैड कर सकते हो या खुश कर सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, खुद के लिए काम कीजिए, ना कि दूसरों के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 24 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल से इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो रिवर बेसिन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जूम्ड इमेज भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो रिवर बेसिन है ये किसका रिवर बेसिन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। उसी के साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए, जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, इसमें हमें जो यूएसए है वो एयर इंडिया को अक्यूज कर रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर हम नज़र डालेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर H1B जो है, H1B वीज़ा, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो डिटेल में इस आर्टिकल को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर विक्ट्री डे जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर रशिया जो है ये क्यों यहाँ पर सेलिब्रेट करता है अलग अलग डेट्स पर, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। डिटेल में इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। और वही जब हम यहाँ पर ये क्राइसिस की बात करते हैं तो ये जो क्राइसिस है ये डिफरेंट है, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आर्टिकल सुझाव दे रहा है। तो सजेशन ओरिएंटेड है, इसीलिए इस आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है हमें ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए दोनों को मर्ज करके हम जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल न्यू पब्लिक स्फीयर
बेसिकली इसमें जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। किस तरीके से स्टार्टिंग में जो प्रिंटिंग प्रेस हमें देखने को मिल रही थी, वहाँ से लेकर आज जो हम सोशल मीडिया तक पहुँचे हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए इस आर्टिकल को भी हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम इंडिया चाइना रेड लाइंस के बारे में बात करते हैं, तो देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है, इंडिया और चाइना जो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस पर भी शॉर्ट में नज़र डालेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कवर की हुई है। और उसी के साथ ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं, तो आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। लवकरात लवकर एनरोल करा अनअकॅडमीच्या MPSC राज्यसेवा 2021च्या बॅचमध्ये। हे एक फाउंडेशन बॅच आहे 1 वर्षाची। यामध्ये प्री मेन्स दोन्ही पर्स्पेक्टिव्हने तुमचे जे सब्जेक्ट्स आहेत ते कवर होणार आहे। यामध्ये पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमी असो, CSAT असो, एन्व्हायरमेंट असो, जनरल सायन्स असो, मराठी असो, HRD असो, सगळे सब्जेक्ट जे आहे ते तुमचे यामध्ये कवर होणार आहे। तर लवकरात लवकर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि जे बॅच आहे त्यामध्ये एनरोल करा। जरी ही बॅच 10 जूनपासून सुरू झालेली आहे, तरीसुद्धा तुम्ही जे जुने लेक्चर्स आहे ते बघू शकता, जुने लेक्चर्स एन्जॉय करू शकता। आणि या बॅचच्या व्यतिरिक्त जे कोणते व्हिडिओज आहे, जसे माझेसुद्धा व्हिडिओज जे आहे ते अवेलेबल आहे, माझासुद्धा कोर्स अवेलेबल आहे, माझासुद्धा कोर्स तुम्ही बघू शकता आणि जे कोर्सेस आहे ते तुम्ही एन्जॉय करू शकता। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या। सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी तुम्हाला गेट सबस्क्रिप्शन अशा नावाचे एक टॅब जे आहे ते दिसेल, त्यावर तुम्ही क्लिक कराल, तुम्हाला वेगवेगळे प्लान्स दिसणार आणि जेव्हा तुम्ही प्लान्सवर क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला एक कोड विचारला जाणार, जेणेकरून तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळेल। तर कोड तुम्हाला कोणता वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड तुम्ही वापरा आणि त्यानंतर तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळेल आणि त्यानंतर तुम्हाला पे करण्यासाठी भरपूर ऑप्शन्स आहे। इवन EMI ऑप्शन जो आहे तो सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रूसुद्धा तुम्ही पे करू शकता आणि जे व्हिडिओज आहे त्यांना एन्जॉय करू शकता। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि जे वीडियोज़ आहे त्यांना एन्जॉय करा। कोड वापरायला विसरू नका। तो अब यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं, जहाँ पर USA जो है वो अक्यूज़ कर रहा है एयर इंडिया को अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जिसे हम DOT कहते हैं, DOT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो DOT जो है उसने यहाँ पर क्या किया है, जो रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स होती है, रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स मतलब क्या है कि कोई एक कंट्री में फ़्लाइट है और वो अगर अपने कंट्री में वापस जा रही है तो उसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एयर इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर ऑपरेट हो रही है, क्योंकि उन्होंने एयर इंडिया को अनफेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए एलिगेशंस लगाए हैं। अब यहाँ पर एयर इंडिया जो है उसे अब स्पेसिफिक ऑथराइजेशन चाहिए रहेगा DOT की तरफ से, अगर उन्हें यहाँ पर फ़्लाइट जो है वो चलानी है तो अब यहाँ पर एलिगेशंस जो है वो क्या क्या लगाए गए हैं USA के द्वारा। अब यहाँ पर US ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस जो है वो लगाई जा रही है US कैरियर सर्विस को लेकर। अब यहाँ पर दो तरीके के, मतलब सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी फ़्लाइट्स होती है ना, हर कंट्री में बेसिकली क्या होता है, एक तो खुद की उस कंट्री की फ़्लाइट होती है, दूसरे कंट्रीज़ की फ़्लाइट भी ऑपरेट करती है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या सिर्फ एयर इंडिया चलती है, नहीं, जो दूसरी कंट्रीज़ है इमिरेट्स की भी चलती है, अलग अलग कंट्रीज़ की भी, ब्रिटिश एयरवेज़ भी चलती है, तो अलग अलग कंट्रीज़ की एयरलाइंस चलती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडियन एयरलाइन है, एयर इंडिया है, वो तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, USA में जाकर वापस लेकर आना, ये सारी फंक्शनिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है USA के फ़्लाइट्स के साथ ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंट कर रही है US कैरियर को फ्रॉम कंडक्टिंग इंडिया US पैसेंजर चार्टर ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट सेल्स टू इंडिविजुअल पैसेंजर जो है ये भी इन्वॉल्व है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये एलिगेशन जो है वो USA के द्वारा लगाए गए हैं। अब यहाँ पर US गवर्नमेंट ने क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ कन्वे की है, USA ने यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस है वो लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ भी यहाँ पर शेयर किए हैं, और उसी के साथ साथ US एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली में उनके साथ भी शेयर किए हैं।
अब यहाँ पर जो रेमेडी है इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, क्या एक्शन लिए गए हैं यूएसए के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर एयर इंडिया जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो अगर अब यहाँ पर एयर इंडिया को ऑपरेट करना है तो उन्हें स्पेशल परमिशन जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है थर्ड एंड फोर्थ फ्रीडम्स ऑफ एयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो अनफेयर प्रैक्टिसेस यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो इंडियन साइड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इन एडिशन टू द फैसिलिटेशन द वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन आप सभी को पता है कि जो भी पैसेंजर्स, जो भी इंडियंस बाहर की कंट्री में फंसे हुए हैं कोविड की वजह से, तो उन्हें वापस इंडिया में लाया जा रहा है। अभी आप देखोगे हाल ही में नागपुर में भी एक फ़्लाइट जो है वो लैंड की है, जिसमें बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं अलग अलग कंट्रीज़ से। तो यहाँ पर DGCA जो है उसने ग्रांट की है परमिशन टू अराउंड 870 चार्टर्ड फ्लाइट्स। ठीक है, जहाँ पर 2 लाख पैसेंजर जो है इनबाउंड और आउटबाउंड यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। सेवरल एयरलाइंस जो है वो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन मिशन को हेल्प कर रही है। मेजर एयरलाइन जिसमें कतार एयरवेज देखने को मिलती है, KLM डच देखने को मिलती है, कुवैत एयर देखने को मिलती है, ब्रिटिश एयरवे देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बोल रहा था, फ्रीडम ऑफ एयर सिविल एविएशन, फ्रीडम ऑफ एयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ फ्रीडम्स ऑफ एयर जो है वो US ऑर्डर में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे फ्रीडम ऑफ एयर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर राइट्स होते हैं, जो एयरलाइन होती है कोई भी एयरलाइन, यहाँ पर एयर इंडिया है, एयर इंडिया अगर USA के इधर जा रही है, ठीक है, USA जो है उसकी लैंड में एंटर कर रही है, उसके एयर स्पेस में एंटर कर रही है, एयरपोर्ट में एंटर कर रही है, तो उसके पास ये राइट्स होते हैं। ये राइट्स कहाँ से आते हैं, फ्रीडम्स ऑफ एयर इन सिविल एविएशन से। तो अब यहाँ पर ये जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो USA है वो ला रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है, देयर आर 9 फ्रीडम ऑफ एयर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल कितने हैं, टोटल 9 फ्रीडम ऑफ एयर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो राइट्स है जनरली ऑपरेट किए जाते हैं बायलैटरल रेसिप्रोकल बेसिस पर, कि भैया तुम हमको ये अधिकार दे रहे हो ना तो हम भी तुमको अधिकार दे रहे हैं। अच्छा, मतलब USA की फ़्लाइट्स इंडिया में लैंड नहीं हो सकती ना, ठीक है, फिर इंडिया की फ़्लाइट USA में भी लैंड नहीं होगी। तो ये बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल बेसिस पर, बायलैटरल बेसिस पर ये काम करते हैं। कुछ केसेस में सम हैंडीकैप्स आर इम्पोज्ड ऑन द कैपेसिटी जो अलाउ करती है वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो राइट्स है जनरली जो ऑपरेट किए जाते हैं, कुछ सर्टन केसेस में यहाँ पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है। और इसी के चलते यहाँ पर आप देखोगे तो USA जो है उसके द्वारा भी ऐसी कोई स्टेप्स जो है यहाँ पर ली जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब भैया तुम हम अपनी जो फ़्लाइट्स है वो पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, हमारी जो एयरलाइंस है उन्हें आप ऑपरेट नहीं करने दे रहे हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैटिक पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब हम यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि USA ने क्या किया है। एग्जाम में आपको फ्रीडम्स ऑफ एयर के बारे में स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं जो हमने अभी देखा हुआ है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके रिगार्डिंग सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे एब्रीवेशन इसका देखने को मिलता है ICAO। फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है 4 अप्रैल 1947 को। टाइप अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लीगल स्टेटस देखा जाए तो ये एक्टिव है। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भैया कनाडा में हम तो इतने कम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हम हेडक्वार्टर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया जाएगा कि ये जेनेवा में है या फिर न्यूयॉर्क में है या फिर आपको कोई भी और कंट्री जो है वो दी जा सकती है, लेकिन कनाडा आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जवाब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसी के साथ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हमें इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो वीडियोज़ है इससे आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले तो ही वीडियोज़ का मज़ा है। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं। H1B यहाँ पर बात की जा रही है, इंडियंस जो है अब उसे किस तरीके से हिट करने वाला है। क्या हिट करने वाला है, तो यहाँ पर H1B वीज़ा के बारे में बात की जा रही है। H1B वीज़ा के बारे में बात क्यों की जा रही है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो तो जो USA है उन्होंने ये वीज़ाज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है।
रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब देखिए, पहले से ही जो अमेरिका है वो हमेशा जो ये जो वीज़ाज़ होते हैं इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। तो अब सवाल ये आता है कि वीज़ा बेसिकली क्या है। सबसे पहले हमें वीज़ा मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। फॉर से कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मतलब अगर यहाँ पर इंडिया से अगर मैं यूएसए में जा रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे फोरमोस्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारा पासपोर्ट। हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो हम जा ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बलबूते पर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पर हमें मिलता है वीज़ा। वीज़ा मतलब होता है कि उस कंट्री की चाबी कि वह हम उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। बिना वीज़ा के हम उस कंट्री में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब पासपोर्ट और वीज़ा हमारे पास होता है मतलब हम कंट्री में जा सकते हैं। अब ये जो वीज़ा होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग हिस्से देती है। मतलब कुछ टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, मतलब कि अगर कोई कंट्री में आप सिर्फ घूमने जा रहे हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। कोई जॉब वीज़ा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ आपको दिए जाते हैं। यूएसए में अगर आप देखो तो यहाँ पर H1B वीज़ा जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियंस के इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो होता है उसके लिए H1B वीज़ा ग्रांट किया जाता है। मतलब अगर आप यूएसए में किसी काम के लिए जा रहे हो तो फिर आपको H1B वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि टोटल ओवरऑल जितने भी यूएसए में H1B वीज़ा, अब ये इंडिया के लिए नहीं है, सभी कंट्रीज़ के लिए, किसी भी कंट्री से अगर किसी को जॉब करने के लिए अमेरिका में जाना है तो उसे H1B वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाता है। अब ऐसे सिनारियो में जितने भी H1B वीज़ा के अप्लीकेशंस आए हैं उसमें से 67% अगर देखा जाए तो वो इंडिया से ही है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर इंडियंस जो है वो यूएसए में जाते हैं काम करने के लिए और इसीलिए वो H1B वीज़ा जो है उसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं H1B वीज़ा पर्सन इज स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर हाई स्किल्ड जॉब जो है उसके लिए उधर जाया जाता है, मतलब टू वर्क इन द स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसमें हायर एजुकेशन डिग्री रिक्वायर होती है। उसी के साथ साथ फैशन मॉडल्स या फिर कोई मेरिट हो, आपकी कोई स्किल हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी स्किल हो, तो ये सब हमें H1B वीज़ा में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या सिर्फ H1B वीज़ा होता है? जी नहीं, बाकी भी वीज़ा देखने को मिलते हैं। H1B वीज़ा के अलावा यूएस गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर L1 वीज़ाज़ भी अलाउ करती है, जहाँ पर कंपनी को अलाउ करती है कि हाईली स्किल्ड वर्कर जो है यूएसए को आप सौंपे फॉर अप टू 7 ईयर्स। H2B वीज़ा भी होते हैं जहाँ पर फूड और एग्रीकल्चर वर्कर जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं यूएसए में। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर सिनारियो से आप यूएसए में जा सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या नज़र आती है? प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि जो इंडिया है वहाँ से आपको चीप लेबर्स मिलते हैं, सस्ते लेबर मिलते हैं। अब जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में अगर एक स्किल्ड इंसान है, ठीक है, एक स्किल्ड इंसान है, वो इंसान को अब हम इंडियन रुपी में समझने के लिए, आसानी समझने के लिए इंडियन रुपी ही कंसिडर करते हैं कि उसे जो स्किल्ड लेबर है उसे यहाँ पर 2 करोड़ का पैकेज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडियन को हायर किया जाता है तो वो 36 लाख के पैकेज में भी, पैकेज मतलब साल भर का होता है, 36 लाख के पैकेज में भी काम कर लेगा। तो बेसिकली जो कंपनीज उनको प्रॉफिट किस में होगा कि जो ये इंसान काम कर पा रहा है यूएसए वाला, वो ये इंसान इंडियन भी काम कर पा रहा है, लेकिन इंडियन जो है उसे कम सैलरी पे करना पड़ रहा है, लेकिन यूएसए वाले को अगर लिया जाए उसे ज़्यादा सैलरी पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनीज जो है प्रीफर करेगी कि भैया इंडियंस को लें। लेकिन ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि यहाँ पर जब इंडियंस को जॉब मिल जाएगी तो जो अमेरिका में स्किल्ड लेबर है उसे जॉब नहीं मिल पाएगी, वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। तो ये जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में होता क्या है कि हमेशा से ट्रम्प जो है पिछले कुछ सालों से इसके अगेंस्ट में ही रहा है कि भैया ये जो है, मतलब आप जो H1B वीज़ा देते हो, जो L1 वीज़ा देते हो, जो H2B वीज़ा देते हो, इसके वजह से जो अमेरिकन है उनकी जॉब यहाँ पर जा रही है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प नारे लगाते हैं अमेरिका फर्स्ट, वो हमने कई बार देखा हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में उनके तरफ से पहले से इसका विरोध रहा है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया था कि उन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बट ऑब्वियस है कि पूरी जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, उसे यहाँ पर झटका जो है वो लगा है कोविड की वजह से, इंडियन इकोनॉमी को भी लगा है। तो ऐसे सिनारियो में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सभी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। अब यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है H1B वीज़ा पर कि भाई H1B वीज़ा हम किसी को नहीं देंगे, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है अब इन्होंने पूरे साल भर के लिए एक्सटेंड कर दिए कि अब 2020 जो उसके लिए हम एक्सटेंड कर देंगे। जनवरी 2017 में यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने यहाँ पर हिंट किया था लो कॉस्ट वर्कर जो है हैम्पर कर रहे हैं यूएसए की इकोनॉमी, है ना, जो जॉब से यहाँ पर कट कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने H1B वीज़ा सिस्टम जो है उसे ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर बात की थी।
और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अब इसे एक्सटेंड कर दिया है पूरे साल भर के लिए, दिसंबर 31 तक यहाँ पर अब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में जो इनिशियल अप्रूवल्स है H1B वीज़ा के लिए, आप अलग अलग कंपनीज देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज़ के लिए कौन कौन से यहाँ पर वीज़ाज जो है वो ग्रांट किए गए हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सस्पेंड दी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे जितने भी वीज़ाज़ हैं वो यहाँ पर सस्पेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ इंडियंस और H1B वीज़ा की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है इस चीज़ का, जैसा कि मैंने आपको कहा है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है उसके भी चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। और अर्लियर इससे पहले तो पेंडेमिक नहीं था, फिर यूएसए ने सस्पेंड क्यों किया था, तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ से सस्पेंड किया था कि भैया यहाँ पर क्या होता है, जो लोग हैं वो अमेरिकन्स की जॉब खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ग्रीन कार्ड्स है उसका भी यहाँ पर अप्रूवल करना सस्पेंड कर दिया था यूएसए ने। अब यहाँ पर जो अमेरिका फर्स्ट, जैसा मैंने आपको कहा था अमेरिका फर्स्ट, उसकी पॉलिसी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। अब ग्रीन कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टैटिक पोर्शन में आता है, न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया। स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम ग्रीन कार्ड की बात करते हैं तो ऑफिशियली से परमानेंट रेसिडेंट कार्ड जो है वो कहा जाता है। ये इशू किया जाता है इमिग्रेंट्स को अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये किसी भी इंसान को अलाउ करता है कि तुम वहाँ रह सकते हो और परमानेंटली यूएसए में काम कर सकते हो, मतलब बार बार आपको नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, वीज़ा जो ग्रांट किया जाता है कुछ साल के लिए किया जाता है कि आपको 5 साल के लिए जो वीज़ा है वो ग्रांट किया जाएगा, 10 साल के लिए वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। यहाँ पर आप परमानेंटली यूएसए में काम कर सकते हो। H1B वीज़ा के बारे में अगर हम देखते हैं तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस कंपनीज़ को अलाउ करते हैं कि वो जो ग्रेजुएट लेवल फॉरेनर वर्कर है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में उन्हें हायर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यूएस H1B वीज़ा जो है डिज़ाइन किया गया है टू बी यूज फॉर स्टाफ इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, ठीक है। उसी के साथ H1B वीज़ा जो होल्डर जो है वो यहाँ पर स्पाउस और चिल्ड्रन जो है अंडर 21 ईयर्स उनको भी ला सकते हैं अंडर H4 वीज़ा कैटेगरी, ठीक है, एज ए डिपेंडेंट्स। क्योंकि एक इंसान जो है जिसे H1B वीज़ा मिला हुआ है उसके जो डिपेंडेंट्स है, उनके जो बीवी हैं, बच्चे हैं जो 21 साल से कम है, उनको भी लाया जा सकता है। उनको कौन सा वीज़ा लगेगा, उनको H4 वीज़ा लगेगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। H4 वीज़ा होल्डर जो है वो यहाँ पर काम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको जो काम है वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो ये भी पॉइंट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल आता है विक्ट्री डे के बारे में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो विक्ट्री है वो डिफरेंट डेट पर क्यों सेलिब्रेट करता है। अब देखिए विक्ट्री डे, वर्ल्ड वॉर 2 आप सभी को पता होगा, जो MM एकेडमी है उस पर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें हम वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर 1 बोलिए, वर्ल्ड वॉर 2 बोलिए, बाकी भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री में चीज़ें आती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जितनी भी रिवॉल्यूशंस हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, बाद में वियतनाम वॉर बोलिए, जो जितने भी वॉर है वो सब हम कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो यहाँ पर विक्ट्री डे जो है वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ना इंडियंस को पूछकर इंडिया का जो हस्तक्षेप है, इंडिया का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो वर्ल्ड वॉर 2 में दे दिया था, जिसके वजह से जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अलाइड फोर्सेस 1945, अडोल्फ हिटलर जो है उसने खुद को मार दिया था अप्रैल 30 को। मई 7 को, ध्यान दीजिएगा तारीख जो है वो ध्यान दीजिएगा, 30 अप्रैल को जो हिटलर है उसने खुद को गोली मार दी। 7 मई को जर्मनी जो उसने सरेंडर कर दिया, जो कि फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया नेक्स्ट डे, मतलब 9 मई को यहाँ पर ये इफेक्ट में आ चुका था। 7 मई को सरेंडर किया, 8 मई को एक्सेप्ट किया, 9 मई को इफेक्ट में आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो यहाँ पर विक्ट्री डे है वो सेलिब्रेट कर रहा है। और इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो यहाँ पर रशिया के ट्रिप पर गए हैं 75th विक्ट्री डे जो है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ पर 90 मिनट्स की परेड हमें देखने को मिलती है। अब जैसा कि हमने देखा था रशिया जो है बेसिकली, हम यहाँ पर कैसे विक्ट्री डे के लिए गए होंगे, जो चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसे भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, है ना। और इस साल का जो सेलिब्रेशन है ये पुश किया गया जून में, नहीं तो बेसिकली मई में देखने को मिलता है, लेकिन ये पुश किया गया जून में क्योंकि कोविड पेंडेमिक जो है वो चल रहा था। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रशिया जो है विक्ट्री डे सेम डेट पर क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मतलब 9 मई को क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मिलिट्री हिस्टोरियन जो है उन्होंने यहाँ पर जो जोसेफ स्टालिन है
ठीक है। सोवियत यूनियन, आपको पता होगा पहले सोवियत यूनियन था कि मतलब यूएसएसआर, उसके बाद यूएसएसआर जो है 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया और फिर अलग अलग कंट्रीज़ हमें देखने को मिली, जैसे रशिया हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया। तो ये सब मतलब आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, यूक्रेन आप बोलिए, ये सब यूएसएसआर में थी। और फिर उसके बाद होता क्या है कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देखिए एक्सिस, और ये एक्सिस कंट्रोल्ड, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन इसमें आपको अलाइड देखने को मिलेंगे और जो आपको पर्पल इसमें है वो यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मिलिट्री जो उसे सरेंडर तो कर दिया, लेकिन जो रशिया है उन्होंने कहा कि उनको क्या बेसिकली चाहिए था कि पूरी तरीके से उनका यहाँ पर रहे, यूएसएसआर जो है उनका रहे। तो भले ही यहाँ पर सरेंडर जो है फ्रांस ने, जर्मनी जो है उसने 9 को कर दिया था, लेकिन इनका ये बोलना था कि कुछ पावर जो है यहाँ पर आ रही है और कुछ पावर से हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, और इसी वजह से पूरा जो सरेंडर है वो इस टाइम पे नहीं आया है। स्टैलिन का ऐसा बोलना था। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि भले यहाँ पर मई 9 को सेलिब्रेट किया जाता है विक्ट्री डे, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि ये जो डेट है ये यहाँ पर हम 7 को या 8 को नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है कि कुछ फोर्सेस है जो यहाँ पर लड़ रही थी, ठीक है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊँ तो इस तरीके से हो गया कि जो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच वो यहाँ पर जो मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि किसी को, अब हम इंग्लैंड के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के साथ, और ये इंडियन टीम है। अब इंडिया जो है वो बॉलिंग कर रही है, इंग्लैंड को एक बॉल में 12 रन चाहिए। एक बॉल में कितने चाहिए? 12 चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक नो बॉल वो सब ना डाला जाए। तो इसलिए इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें सब सेलिब्रेट करने लग गए कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। लेकिन यहाँ पर जो बैट्समैन है क्या वो अब सेलिब्रेट कर सकता है, या फिर जो बॉलर है इंडिया जो फील्ड पर चल रहे हैं क्या वो सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको कब सेलिब्रेट करना पड़ेगा? जब ये बॉल जो है फाइनली पड़ जाएगी। तो रशिया का यही बोलना था कि भैया तुम तो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो कि जर्मनी यहाँ पर कर दिया है, लेकिन हमारे तरफ हम भी अभी काफ़ी लड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम ये दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली उनका मोटो ये था कि हम यहाँ पर तय करें, है ना। और फिर उसके बाद इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अभी जो पोस्टपोन्ड हुआ है वो क्यों हुआ है? ये पोस्टपोन्ड हुआ है क्योंकि कोविड जो है उसकी वजह से यहाँ पर किया गया है। तो अब यहाँ पर जो जून 24 है, जब यहाँ पर विक्ट्री डे का किया जा रहा है, तो क्या ये इसमें भी कोई सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है? तो जब वॉर जो है वो जीत ली गई थी, विक्ट्री डे 9 मई को यहाँ पर स्टैलिन जो है उसने अपना बना लिया था। जून 22, 1945 को उसने ऑर्डर किया था कि इन कॉम्मेमोरेशन विक्ट्री ओवर द जर्मनी इन ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर आई अपॉइंट टू होल्ड द परेड ऑफ रेगुलर आर्मी। यहाँ पर रेगुलर आर्मी जो है उसकी परेड यहाँ पर मैं करूँगा, ऐसा उसने कहा। और 24 जो है तब यहाँ पर परेड जो है वो हमें देखने को मिली थी। इसीलिए फर्स्ट विक्ट्री डे परेड जो है वो 24 जून मॉस्को में हुई थी। और इसीलिए विक्ट्री डे परेड जो है वो यहाँ पर जब ली जाती है तो अभी भी इस दिन का यहाँ पर महत्व देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज का जो दिन है उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है। अब यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियन की बात करें तो क्या वो गए हैं? तो हाँ, इससे पहले भी काफ़ी सारे लीडर जो है वो गए हैं और विक्ट्री डे जो है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया जो है उसने यहाँ पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और मास कॉन्टैक्ट को किस तरीके से रीडिफाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर ये जीएस पेपर 4 के लिए हेल्पफुल जो है वो हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। अब यहाँ पर डिबेट्स, डिस्कशन, हेल्दी एक्सचेंज जो होती है आइडियाज़ की, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक फाउंडेशन होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी साल से ये चलता आ रहा है कि जो लोग हैं उनका यहाँ पर गैदरिंग्स किया जाए, लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और फर्स्ट यहाँ पर चीज़ देखी जाए तो हमें प्रिंटिंग प्रेस जो है वो देखने को मिलती है। प्रिंटिंग प्रेस आप सभी को पता होगा, भारत में अगर देखा जाए तो पोर्तुगीज़ जो है उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले लाई गई थी, है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से काफ़ी कुछ मास कम्युनिकेशन जो है वो हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पब्लिक गैदरिंग का जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर विलियम ग्लैडस्टोन उन्होंने यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग जो है वो की थी। और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर 1892 में वो जीते थे यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग जो है वो करने की वजह से। तो बाद में ये पता चला कि भैया पब्लिक गैदरिंग जो है उसकी वजह से इतना फ़ायदा होता है। पब्लिक गैदरिंग जो है एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट करने का। उसी के साथ साथ जो अमेरिका के लीडर्स हैं वो भी फिर इस तरीके की सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में इंगेज होने लगे, वो भी यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स करने लगे, वो भी यहाँ पर पब्लिक में जो चीज़ें हैं वो सर्कुलेट करने लगे। और फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें न्यूज़पेपर, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है।
न्यूज़पेपर जो है, मैगजीन्स है, वो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर दी गई। उसी के साथ साथ जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए न्यूज़पेपर जो उसका सहारा लिया। इससे न्यूज़पेपर जो है अभी भी हमें देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर बोलिए, मैगजीन बोलिए, अभी भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिससे कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है वो यहाँ पर कन्वे हो सके मैसेज तक। और फिर सेम टाइम में हमें रेडियो जो है वो भी देखने को मिलता है। रेडियो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने रेडियो पर कितने सारे अपने जो मतलब एक मन की बात टाइप की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की है। तो रेडियो जो है ये भी यहाँ पर एक प्रोग्राम फार्मिंग पर बोलिए, विमेन एम्पावरमेंट पर बोलिए, उसी के साथ इंडिजीनियस इश्यूज़ पर बोलिए, तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी लोग जो उसके अंदर देखते हैं। तो ये भी एक रेडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कम्युनिकेशन के लिए। फिर उसके बाद जब हम टीवी की बात करते हैं तो टीवी जो है इसने तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पर हम विजुअल पर्सपेक्टिव की तरफ गए थे और इसकी वजह से क्या होता है कि एडवांटेज मिल जाता है। मतलब यहाँ पर टीवी जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिबेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर उसके बाद जो डिबेट है वो हमें देखने को मिलती है। तो टीवी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सोर्स बनता है। अब यहाँ पर नए इसमें हमें सोशल मीडिया देखने को मिलता है, फेसबुक बोल दीजिए, इंस्टाग्राम बोल दीजिए, ट्विटर बोल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। और उसी के साथ एग्जिट पोल बोलिए, जो भी डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, काफ़ी वास्ट तरीके से देखने को मिलता है। जो कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन हुई है उसकी वजह से जो सोशल मीडिया है उसको और ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रैलीज़ भी जो है वो भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से निकल रही है और करोड़ों लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं अब यहाँ पर एक रूम में बैठकर भी, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मास रैली ही निकाली जाए, अब यहाँ पर एक रूम में बैठकर भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये एक सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो क्राइसिस जो है ये डिफरेंट है ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इमर्जिंग मार्केट में, ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर अब नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला रहे हैं। उसी के साथ साथ लार्ज कैपिटल आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। जो बैंक्स है वो लोन देना बंद कर रही है। उसी के साथ साथ जो क्रेडिट क्वालिटी है वो यहाँ पर वर्स होती जा रही है। जो ग्रोथ है वो कोलैप्स होती जा रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं और आगे भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। 1995 में मैक्सिकन, 97 में एशियन, 1999 में रशियन, उसी के साथ 2008 में सब प्राइम बोलिए। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे थे और अभी भी अब यहाँ पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस जो है देखने को मिल रहे हैं। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुए हैं ये अच्छी तरीके से आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो हमने इकोनॉमी के बारे में, क्या यहाँ पर कंजम्पशन का प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। और ये भी आर्टिकल में कोई बहुत ही नई चीज़ नहीं बताई है, इसमें कुछ सॉल्यूशंस दिए, इसलिए मैंने आर्टिकल इंक्लूड किया है, जो कि सॉल्यूशंस आप आपके आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर रिस्टोर करना ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग में। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है उसे इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, लोग जो है उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिक्विडिटी जो है उसका मैसिव विड्रॉल देखने को मिलना चाहिए। डीप कट्स इन फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो है वो इकोनॉमी को रिस्टार्ट करना चाहिए बाय यहाँ पर बैलेंस शीट जो है बैंक्स की, उसे यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करके, जो फर्म्स है उसकी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर करके। बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी एनपीएज हो रहे हैं उसे यहाँ पर हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो बैंक्स है वो भी यहाँ पर खुलकर लोन दे। नहीं तो बैंक्स यहाँ पर खुलकर लोन नहीं देती। बैंक्स का पता है प्रॉब्लम क्या होता है, आप देखोगे हमारे यहाँ पर 2004-2005 में अच्छा खासा बूम आया था, मतलब इकोनॉमी में बूम आया था। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस जो है वो ओपन कर रहे थे। तो क्या होता है, हर कंट्री में जो इकोनॉमी है वो बूम पर आती है, फिर स्लैग में जाती है, बूम पर आती है, फिर नीचे जाती है। अब होता क्या है, बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब बूम पर आ रही है उस टाइम पर बैंक भर भर के लोन देती है कि लो भैया लोन लो 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 लोन। तो ऐसा होता है, इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ बिज़नेस और अच्छा करेगा, बिज़नेस और अच्छा, बूम आया ना भैया, बिज़नेस और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा, तो बम भर भर के लोन दे देती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब पीक पर चल जाता है फिर डाउनफॉल आता है, फिर यहाँ पर कंपनीज़ को होता है लॉस, कंपनीज़ को लॉस होता है तो रीपे नहीं कर पाती है, फिर एनपीए जो है वो बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर जब नीचे आ जाता है उस टाइम पर बैंक जो है इनके इतने एनपीए बढ़ गए होते हैं कि अब वो लोन देने के लिए नहीं होती है। लोन देने के लिए नहीं होती तो लोन नहीं मिलेगा लोगों को, तो अपना बिज़नेस जो है वो ऊपर ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है।
इसीलिए बेसिकली होना क्या चाहिए, इसमें जो है इसमें इतने ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बूम पर जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ती कि यहाँ पर अगर आप लोन दोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि बिजनेस जो है ऊपर उठे और हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर उठे, लेकिन बहुत कम सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो है, एडेड बाय प्राइवेट, क्लोजर, मर्जर, ये सब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। आरबीआई जो है उसने फर्स्ट 2 चीज़ों को जेनरसली किया है, लेकिन जब यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन की बात आती है, इंटरेस्ट रेट की बात आती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो है ही, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर लोन वो प्रोवाइड करें, ज़्यादा ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने बिजनेस को जो अभी नीचे गया होगा उसे फिर से ऊपर ला सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो रिवर का कैचमेंट एरिया मैंने आपको बोला है वो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखा होगा। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रेट के बारे में सैर कराने वाला हूँ। तो ये हमारे खूबसूरत धरती जूम करते तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। तो जो स्ट्रेट के पास मैं लेके जा रहा हूँ वो हमें देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है पाक स्ट्रेट। तो देखिए स्ट्रेट जो है कई कबार इम्पोर्टेंट होते हैं और हम पूरे दुनिया भर के स्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पास हमें स्ट्रेट देखने को मिलता है वो पता नहीं रहता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।